नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। आज हम आए हैं सोलन अस्पताल और यहां पर बदलते मौसम के साथ मानवीय स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे डॉक्टर अजय सिंह से, जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोग्रामर है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। जय हिंद, नमस्ते सभी को। जलवायु परिवर्तन, जिसको हम आमतौर पर क्लाइमेट चेंज से पहचानते हैं, इसका अभिप्राय मूलतः 3 कारणों से जुड़ा रहता है: जल, वायु और अब हम सॉइल यानी मिट्टी पर बात आज के संदर्भ में हमेशा एकत्रित रूप में करते हैं। जलवायु परिवर्तन एक महामारी का रूप ना ले, इसलिए विश्व भर में इस पर मंथन हो रहा है। जल जनित रोग, खास तौर पर दस्त लगना, गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में उल्टी दस्त की शिकायत होना, आंत्रशोथ होना, ये तो कई वर्षों से मानव जाति को ग्रसित करता रहा है। अपितु इसके अनेकों प्रकार के जल जनित रोग जो मच्छर से, मादा मच्छर से या अनेकों प्रकार के जो मच्छर से उत्पन्न होते हैं, वह भी अब निकटतम समय जो है उसमें एक बीमारी का इख्तियार रूप करते जा रहे हैं और हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, जिसे हम कहेंगे, वो बनते जा रहे हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन खासकर हमारा जो समूह है देशों का, जिसमें भारत, बर्मा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, जिसको हम मुख्यतः महाद्वीप, हिंदुस्तान महाद्वीप, भारत महाद्वीप भी कहते हैं, इसमें हम 6 ऋतु का सामना करते हैं। यानी साल भर में हमारे 6 ऋतुएं, जिसमें वर्षा, ग्रीष्म, बसंत, हेमंत, शिशिर, ऐसे 6 ऋतु हैं हमारी, और हर ऋतु जो है वो लगभग 2 महीने की होती है। तो इन सभी जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं जिनका मैंने वर्णन किया, यहाँ पर लगभग एक ही प्रकार की समस्याएं जो स्वास्थ्य को, हमारे मानव स्वास्थ्य को ग्रसित करती हैं, ये पाई जाती हैं। इसीलिए इन्हीं सभी जो देश का समूह है, इसमें कारगर रूप से लगभग एक ही प्रणाली के तहत जल जनित रोगों से हम निपटारा करने के लिए हमेशा अपनी नीतियां बनाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, ये थे सवाल, ये जो आपने बताया भी कि हमारी जो ऋतुज़ हैं उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं और लोगों में स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आपने बात की कि जल, वायु और मिट्टी जो है, इससे भी अब स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या आप उन रोगों के बारे में बताएंगे कि जल से कौन से रोग मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, वायु से कौन से प्रवेश करते हैं और अब मिट्टी से कौन से प्रवेश कर रहे हैं रोग उनके शरीर में? क्रमतः जल से, जैसे मैंने बताया, आंत्रशोथ या उल्टी दस्त की शिकायत होना, पीलिया होना, टाइफाइड की शिकायत होना, आंतड़ियों का सूख जाना जिसको हम कोलाइटिस कहते हैं, उनमें बार बार रिकरेंट जिसको हम कहते हैं, बार बार उसमें इन्फेक्शन होना, हमारे लीवर की अनेकों प्रकार की समस्याएं और हमारे खान पान से जुड़ी हुई समस्याएं, जो हम ग्रीष्म ऋतु या जो वसंत ऋतु है उसमें मुख्यतः हम इनका सामना करते हैं। जब हम वायु की बात करें तो जो सर्दी का समय होता है और शिशिर ऋतु का जो समय होता है, उसमें वायु जो है उसमें एक नमी रहती है, उसके चलते भी अनेकों प्रकार के वायु के जो प्रदूषण वाले कण हैं वो बीमारियां करते हैं। ये वायु के प्रदूषण वाले कण क्या होते हैं? जैसा गत दिनों में आपने पाया होगा कि एक पराली जलाई जाती है किसानों द्वारा, उससे उत्पन्न हो रहा धुआं अनेकों प्रकार का प्रदूषण साथ लाता है। इसी प्रकार घर में जल रहा चूल्हा, आसपास चल रहे वाहन, इनसे उत्पन्न हो रहा धुआं, अनेकों प्रकार की जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे उत्पन्न हो रहा धुआं,
भी वायु में ऐसे प्रदूषण के कण पैदा करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का अधिक मात्रा में होना, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 2.5 या 10 पार्टिकुलेट मैटर का होना, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस का होना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस का होना, सॉक्स या नॉक्स गैसेस जिनको बोलते हैं, इन सब का जब हम आंकलन करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाते हैं। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है एक जगह का कि मापदंड वायु का स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बुरा है या हानिकारक है। तो जल जनित और वायु जनित रोगों के साथ साथ जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो अनेकों प्रकार के उपद्रव, अनेकों प्रकार के मेटल्स, पोटाशियम है, लेड है, कैडमियम है, ये सब कहीं ना कहीं से फैक्ट्रीज़ के द्वारा, कारखानों के द्वारा, या हमारा जो वेस्ट होता है, जो घरेलू वेस्ट होता है जिसका हम निवारण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं मान लीजिए, ये सब मिट्टी में मिल जाता है और इसी मिट्टी के चलते ये मिट्टी को प्रदूषित करता है। फिर इसी मिट्टी से जब वहाँ पर कोई खेती की जा रही है, कोई फसल उगाई जा रही है, तो ये फसलों में अपना भीतरघात करते हुए फिर मानव श्रृंखला में पहुँच जाता है। तो फूड चेन जिसको हम कहते हैं, वहाँ ये बाधित हो जाती है और फूड चेन के चलते चलते ये जो जितने भी उपद्रव हैं ये इकट्ठे होते जाते हैं, बाद में हमारे शरीर में प्रवेश पाते हैं और फिर अनेकों प्रकार के कैंसर का कारण बनते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये भी है कि आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, गर्मी सही तरीके से आ नहीं रही है और बारिश बर्फ़बारी भी इस बार अच्छी नहीं हुई है, जिस वजह से मौसम बार बार बदल रहा है। मौसम एक बार बारिश होने वाला होता है और फिर गर्मी आ जाती है। लोगों के शरीर में इससे स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में आलस है, जिस तरह सर दर्द की बात करें या आंखों में जलन रहना और पेट ठीक नहीं रहना, इन सब के लिए क्या अच्छे उपाय हैं और किस तरह की डाइट उन लोगों को लेनी चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, हमारी जो दिनचर्या है, और मैं तो कहूँगा दिनचर्या के साथ साथ हमारी रात्रिचर्या भी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। किसी भी ऋतु के अनुसार हमारा खान पान जो है वो सटीक होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं दही का सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए, ठीक है। दही का सेवन, या कह लीजिए ठंडी तासीर वाला सलाद है, इसका सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए। दही का सेवन या सलाद का सेवन मध्याह्न जो है भोजन काल हमारा है, मध्यांतर के दौरान उस टाइम इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण आपको दिया। अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे खान पान से रिलेटेड रहती हैं। ऋतु के बदलते हुए हमारे आहार को भी बदलाव में लाना हमारे लिए ही एक कर्तव्य बन जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, जब भी हम फल सब्जी खाएं तो जब फल सब्जी एकाएक अपना पूरा सीज़न का फल सब्जी है उसका हम सेवन करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार से जब भी हम फल सब्जी खाएं तो वो बासा नहीं होना चाहिए, हमेशा ताज़ा होना चाहिए, अच्छा धुला होना चाहिए, अच्छा पका हुआ होना चाहिए। सलाद के रूप में अगर हम हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, खूब अच्छी तरीके से उन्हें धो लेना चाहिए, फिर हमें उनका सेवन करना चाहिए। सलाद में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे अच्छे तत्व होते हैं पानी के साथ सलाद के शरीर से कह लीजिए बाहर आ जाते हैं और उसकी सलाद की जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार से मैं बताऊं तो अगर हम पानी के सेवन की बात करें तो हमेशा हमें सर्दियों में गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। अपितु इसके हम तो आजकल कोविड-19 के चलते भी ये कहते हैं कि गर्मियों के दौरान भी हम गर्म पानी का सेवन करें, क्योंकि गर्म पानी से जो हमारे श्वास नलिकाएं ऊपर की होती हैं वहाँ पर हर प्रकार का जो वायरस है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है कोविड को मिलाकर। इसलिए हम कोविड में भी यही बार बार सबको हिदायत दे रहे हैं कि दिन में कम से कम 3 से 4 बारी भाप लें गर्म पानी की, गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी के आप गरारे करें। यही कारण रहता है कि जब हम खान पान अपना सही रखते हैं ऋतु अनुसार तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सुनिश्चित और सटीक रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए और रात्रि के समय क्या नहीं लेना चाहिए, दोपहर के समय क्या नहीं लेना चाहिए, और एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि सुबह से लेकर रात्रि के भोजन तक वो किस तरह का भोजन लें, कितना लाइट लें, कितना हैवी किस समय लेना है, या मॉर्निंग में लाइट लेना है, हैवी लेना है, डे में कैसा रहना चाहिए और नाइट में कैसा रहना चाहिए, एक बार ये बता दीजिए।
देखिए, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा देश ना चाहते हुए भी विश्व कैपिटल बनता जा रहा है। लगभग 2030 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत डायबिटीज़ कैपिटल बन जाएगा। यानी इतने ज़्यादा मधुमेह के हमारे मरीज़ हिंदुस्तान में होंगे जो सभी कंट्रियों से ज़्यादा होंगे। तो ऐसे नंबर 1 आने के लिए हमें बिल्कुल खुशी नहीं होगी। बीमारियों का घर हमारा देश ना बने, इसके लिए छोटा हमें ध्यान रखना है खान पान का। जैसे आपने बताया, मान लीजिए आप सारी रात सोते हैं और सुबह आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? रात को हमारा शरीर फास्ट करता है। फास्ट का मतलब वो एक तरीके से हमने व्रत रखा हुआ है रात को। अगर हम उसको सुबह ब्रेक नहीं करते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर के जो तत्व होते हैं वो शुगर का उत्पादन शुरू कर देते हैं और शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है। शुगर एकत्रित होनी शुरू हो जाती है, मधुमेह की बीमारी बन जाती है। कहने से तात्पर्य है, अगर भोजन की ही बात करें तो सुबह उठकर ज़रूर नाश्ता करना चाहिए। 8-9 घंटे का जो ब्रेक है सोने के बाद, उसके बाद हमारे शरीर को अन्न के रूप में, अनाज के रूप में भोजन जरूर मिलना चाहिए। सुबह आप हल्का नाश्ता करें, अनाज, उसमें अनाज का सेवन जरूर हो, चावल हो, रोटी हो। मेरा कहने से तात्पर्य है, कनक की रोटी है, जौ की रोटी है, गेहूं की रोटी है, मक्की की रोटी है, चने की रोटी है, किसी भी प्रकार का अनाज उसका आप सेवन करें, दलिए का सेवन करें। मध्यांतर दिन के समय जो आप खाना खाते हैं वो आप थोड़ा हैवी ले सकते हैं, क्योंकि दिनचर्या ऐसी रहती है, आदमी चलता फिरता रहता है, कामकाज करता रहता है। दिन के समय आप छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं और अनाज का सेवन करें। ऐसे ही शाम को समय आप हल्की सी एक चाय, ग्रीन टी ले सकते हैं, नॉर्मल चाय ले सकते हैं और उसके साथ आप छोटा सा एक मिड मील स्नैक जिसको हम कहते हैं, 2 बिस्किट हो सकते हैं, 1-2 रस के पीस हो सकते हैं, घर में बन रही सेवइयाँ हो सकती हैं, घर में बनाई हुई मट्ठी हो सकती है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। जब हम रात्रि के भोजन की बात करते हैं तो रात्रि का भोजन सुबह और दोपहर के भोजन से कम होना चाहिए। ये हमारी आदत औसतन ये रहती है कि रात को हम पेट भर के खाना खा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। रात्रि का भोजन अपने आप कैलकुलेट कर लें। सुबह का जो भोजन है और दोपहर का जो भोजन है, इससे तो उसकी मात्रा कम ही होनी चाहिए। अनाज का सेवन रात्रि के भोजन में भी करें। हो सकता है तो रात को चावल जैसे जो द्रव हैं उनका सेवन ना करें। छाछ, दही, लस्सी जिसे हम कहते हैं, रात्रि में उसका सेवन ना करें। सभी प्रकार के जो खान पान है उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कभी कभार टेस्ट अनुसार कहीं ब्याह शादी में या किसी फंक्शन में कभी हो जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन दैनिक चर्या में अपना इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। दैनिक चर्या में हमें सुनिश्चित नियमित तरीके से एक बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना है। नाश्ता ज़रूर करना है, दोपहर का खाना ज़रूर खाना है, शाम को हल्की सी चाय या दूध के साथ कोई चीज़ ज़रूर लेनी है और रात का जो भोजन है उसकी मात्रा को कम रखना है। इन बातों का ध्यान रखना है। पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम से कम 3 से 4 लीटर होनी चाहिए। मोटे तौर पर दिन में 15 से 16 गिलास पानी हमें सारा दिन में पी लेना चाहिए। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिन में हम चलते फिरते रहें, कामकाज करते रहें। सुबह उठते ही एक व्यायाम की, प्राणायाम की, इसकी आदत डाल लें, सैर की आदत डाल लें। किसी भी प्रकार का ऐसा अपना शुरुआती चर्या अपनाएं जिससे शरीर सारा दिन स्वस्थ रहता है। तो ये आप लोगों की सुबह से लेकर रात्रि तक के भोजन की दिनचर्या थी कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो किस प्रकार का भोजन लेना है। अब अंत में एक सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब आपसे। आजकल जिस तरह से लोगों में बदलते मौसम के कारण भी कुछ बीमारियां देखने को मिल रही हैं और देश प्रदेश में कोरोना महामारी भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर है इस वक्त, तो लोगों में ये डर है कि कहीं उनमें जो छोटे हल्के इस वक्त लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कोरोना के ना हो। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बदलते मौसम के साथ भी कुछ बीमारियां साथ आती हैं? देखिए, लगभग 1.25 साल हमें भी कोरोना से लड़ते हुए हो गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी अनेकों प्रकार की शोध कोरोना पे चल रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा हथियार हमारे हाथ लगा है। कह लीजिए, हमें इस हथियार से अपने आप को सशक्त बनाना है। ये हथियार है टीकाकरण। कोरोना का टीकाकरण अभी मुख्यतः 45 साल से ऊपर के लोगों को किया जा रहा है।
मैं एक आह्वान करूंगा आपके मीडिया के ज़रिए कि लोग जो 45 साल से ऊपर हैं और जो टीका के पात्र हैं वो अवश्य ही अपना कोविड का टीका लगवाएं, किसी भी भ्रम भ्रांति में ना जाएं। टीका एक इतनी मजबूत दीवार आपके इर्द गिर्द खड़ी कर देगा कि अगर कोरोना का वायरस आपके शरीर में आ भी जाता है तो वह पूर्ण रूप से बीमारी का स्वरूप नहीं लेगा और वो जो घात करता है कोरोना वो बहुत न्यूनतम स्तर पे रह जाती है। दूसरी बात, जैसा आपने अभी बदलते हुए मौसम का जिक्र किया, आजकल ये बदलता हुआ मौसम हम सामना कर रहे हैं, यही एक कारण है कि इसमें केसेस भी कोरोना के हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए दूसरा हथियार जो अब हम सभी को कह रहे हैं, दिन में आप 3 से 4 बारी नमक के गरारे करें, जहाँ तहाँ हैं नमक के गरारे करें, इधर उधर ना थूकें, इस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन पानी गर्म करके आधा चम्मच नमक डाल के गरारे करें। सुबह और शाम आधा चम्मच हल्दी डालकर गरारे करें। नमक का गरारा और हल्दी का गरारा सुनिश्चित तौर पर ही अपने आप में कोविड वायरस को ऊपरली सतह में ही ख़त्म कर देता है। बाद में रात के समय आप भाप जरूर लें। अगर किसी को कोरोना हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वो दिन में 3-4 बारी भाप लें। लेकिन मोटे तौर पर हम सभी व्यक्ति जो काम काज कर रहे हैं अभी स्वस्थ हैं भगवान की दया से, हमें आदत बनानी चाहिए कि जब हम घर जाएं, घर जाते ही हम सीधा अपना मास्क वगैरह बाहर उतारें, अपने हाथ पांव बाहर धोएं और जाते ही पहले हम भाप ले लें। कहीं खुदा ना खास्ता हमारे गले में या हमारे जो पेरा नेजल साइनसीज होते हैं, यहाँ पर अगर ये वायरस आ भी गया है तो तुरंत उसी दिन ये समाप्त हो जाएगा। सिंपल पानी की भाप लें, गरारे करें, पानी गर्म पीते रहें और कम से कम बाहर निकलें, भीड़ में ना जाएं। 2 गज यानी 6 फीट की जो दूरी है आपस में बनाए रखें, चाहे वो अस्पताल का परिसर है, चाहे वो बसों की लाइन है, चाहे टिकटों का केंद्र है, चाहे पानी बिल जमा करने का स्थान है, सब जगह अपने आप दूरी बनाएं। चाहे हमारी जो नीली पीली गलियां सोलन की है, मशहूर हमारे गाने भी हैं, लोक गाने, ठीक है, उनमें जब चलें तो दूरी बनाकर चलें, एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करें। इससे हम बचे रहेंगे, मास्क लगाए रखेंगे, हाथ धोते रहेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, तो हम हमेशा ही कोरोना को मात देने में कामयाब रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता को सतर्क करने के लिए और उनके स्वास्थ्य पर अच्छा मैसेज देने के लिए। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें और बदलते मौसम के साथ भी अपना डाइट प्रॉपर लें और यदि कुछ आपको लक्षण लगते हैं कोरोना जैसे तो अस्पताल में आकर अपनी जांच करवाएं। साथ ही साथ मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।